नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज के खास शो में हम उन 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो देश और दुनिया की सियासत, समाज और सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। क्या है इन खबरों के पीछे की सच्चाई और क्या असर डालेगी ये आपके जीवन पर। आइए करते हैं शुरुआत आज की पहली सबसे बड़ी खबर की। आज की सबसे बड़ी खबर पहली क्या है? आज पहली खबर में बात करेंगे बिहार में मोदी फैक्टर के बारे में। लेकिन मोदी फैक्टर को बताने के लिए हमें पिछला विधानसभा चुनाव डिस्कस करना पड़ेगा। साल 2020 और विधानसभा चुनाव। साल 2020 में तेजस्वी का स्टारडम पीक पर था। रैलियों में भीड़, मंच पर जोश, जनता में उम्मीद थी कि मंडल का बेटा सत्ता का ताज पहन लेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त एंट्री हुई प्रधानमंत्री मोदी की। जैसे किसी सुपरस्टार का क्लाइमैक्स में आना, मंच में गरजते मोदी, जनता में कहते ये बिहार है, यहां विकास का कोई रोक नहीं सकता। और पलट गई बाजी। तेजस्वी के सपनों की उड़ान को मोदी ने जमीन पर लापटका। एनडीए फिर से सत्ता में आ गई। अगर साफ साफ शब्दों में बोले तो तेजस्वी की उम्मीदें और इंटेंस हो गई। 2020 में तेजस्वी यादव रैलियों में हाशिए से बाहर निकलते हुए युवा वोटर और आरजेडी समर्थक वोटर में ऊर्जा जगाई। उनका अनुमान था कि एनडीए को मात दे सकते हैं, लेकिन समूह के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी एंट्री बनी निर्णायक मोर्चा। इसी को कहते हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर ने जमीनी धार को पलटा, हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को प्रमुखता मिली और एनडीए को पलटते हुए सत्ता दिला गए। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। 2020 का चुनाव। नीतीश कुमार थके हुए कप्तान की तरह मैदान में थे। उम्र बढ़ चुकी थी, बयान बेकाबू थे। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर डगमगाने लगा था। विरोधी दल उन्हें कमजोर मुख्यमंत्री कहने लगे थे। जनता के भरोसे में दरार थी। एनडीए की नैया हिचकोले खा रही थी। तभी क्लाइमेक्स में एंट्री हुई मोदी की। जैसे कोई फिल्म का सुपरस्टार आखिरी सीन में आता है और पूरी स्क्रिप्ट बदल देता है। मोदी ने ना सिर्फ एनडीए को जीत दिलाई, बल्कि नीतीश को भी एक और मौका दिया। सवाल उठा क्यों? जब था पॉलिटिकल क्लाइमेक्स। क्योंकि नीतीश कभी कुर्सी की डील नहीं करते, ना कोई मंत्रालय मांगते, ना पावर की बार्गेनिंग करते। लो डिमांड, हाई क्वालिटी, यही उनकी यूएसपी है। मोदी जानते हैं कि नीतीश कमजोर हो सकते हैं, लेकिन कभी दिल्ली के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। इसलिए मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरियों को ढक दिया, पुराने चेहरे को फिर से सिस्टम का हिस्सा बना दिया। क्योंकि नीतीश वो सियासी किरदार है जो सत्ता में हो या बाहर, मगर कभी सौदेबाजी नहीं करते। अब बात करते हैं मोदी बस सेंट्रल का गैप फिल करी स्ट्रेटजी के बारे में कि केंद्र सरकार और मोदी के बीच एक स्पष्ट सहयोग रहा। लॉ एंड ऑर्डर की जो छवि संभालने में यह रणनीति दिखाई दे रही है। केंद्र का जो मोर्चा है, राज्य का नाम उदाहरण स्वरूप हाल ही में मोदी ने बिहार में अभियान की घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर। जैसे चेतावनियों, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की बात की। यह कदम नीतीश की क्षीण छवि को कवर करते हुए दिख रही थी और साथ ही राज्य में एनडीए हित को बनाए रखने में मददगार थी। मोदी स्पष्ट रूप से नीतीश को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कभी केंद्रीय मंत्री पद की मांग नहीं करते। इसका मतलब है नीतीश के चलते बीजेपी सेंट्रल की जो स्थिति है उसमें बिल्कुल फिट बैठी है। संसाधनों की बेल्ट मजबूत रहेगी। क्यों? क्योंकि मोदी नहीं चाहते नीतीश की मांग केंद्रीय पदों के लिए लड़ाई पड़े। मोदी को यह स्वीकार है कि नीतीश कितना भी मजबूत या कमजोर हो, लेकिन वो मोनोटोनस नहीं है। नीतीश ने कभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए दबाव नहीं डाला, जो कि बीजेपी मोदी के लिए बिल्कुल अनुकूल है। अगर नीतीश साहब मंत्रालय मांगे तो एनडीए की रणनीति डिस्टर्ब हो सकती है। केंद्रीय संसाधनों के मुकाबले राज्य में संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए मोदी का तालमेल नीतीश को इंटरफेरेंस नहीं करता है, बस समर्थन यह है कि एनडीए की समग्र योजना में सहायक रहे। अब हम आपको बता रहे हैं 2020 विधानसभा इलेक्शन के बारे में। 2020 का बिहार युद्ध जो था, बीजेपी की पूरी फौज मैदान में थी, लेकिन असली ट्विस्ट आया मोदी की एंट्री से। मोदी की रैलियां जिस तरह नायक क्लाइमेक्स में सुपरस्टार की तरह आता है, ठीक उसी तरह संदर्भित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12 जबरदस्त रैलियां की। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया, भागलपुर में रैली की। फिर 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली की। उसके बाद छपरा, ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर में 1 नवंबर को रैली करी और आखिर में 3 नवंबर को वेस्ट चंपारण, सहरसा, फॉरबिसगंज में पीएम मोदी ने रैली की। आगे आपको बताते हैं कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी? बीजेपी ने 243 में से 110 सीटों पर चुनाव लड़ा। एनडीए सीट एग्रीमेंट के तहत एनडीए में जेडीयू, वीआईपी, हम शामिल थे। कुल एनडीए ने लगभग 125 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिसमें बीजेपी 110 थी। बीजेपी प्लस नीतीश एनडीए मिलाकर कितनी सीटों पर लड़ाई हुई, ये आपको बता रहे हैं। एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीयू भी थी। जेडीयू ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वो जो चुनाव था वो बिल्कुल पलटा था। और आप याद करिए 2020 का जो चुनाव था वो कोविड से बिल्कुल लगा हुआ चुनाव था। लोग निकल भी नहीं रहे थे, पीएम रैलीज कर रहे थे। 2020 में जो रैलीज करी थी वो हमने बताया। 2020 में प्रधानमंत्री ने मन से क्या कहा था, एक बार उसको सुनिए। क्यों? आत्मनिर्भर बिहार यहां के हर युवा की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक पक्का रोड मैप है। आत्मनिर्भर बिहार यहां के गांव के सामर्थ्य को पहचान दिलाने का मार्ग है। आत्मनिर्भर बिहार गांवों में उद्यम के, रोजगार के अवसर तैयार करने का अभियान है। आत्मनिर्भर बिहार बिहार के गौरव, बिहार के वैभव को फिर से लौटाने का मिशन है। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर बिहार अभियान से यहां को मोती बटन से जुड़े उद्योगों को और प्रोत्साहन मिलना तय है। बिहार के सभी वर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से सवर्ण समाज में जो अनामत से वंचित, आरक्षण से वंचित थे, उसमें जो गरीब है उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं उसका भी लाभ बिहार को मिलना तय है। वो दशक बिहार के हर नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा करने का था और अब ये दशक 2021 से 2030 वाला ये दशक बिहार के आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। इसके लिए दशक है। बीते दशक में बिहार में हर घर में बिजली पहुंची। अब ये दशक बिहार को 2400 घंटे जगमगाने का है। वो दशक की आवश्यकताओं को पूरा करने का था और अब ये दशक 2021 से 2030 वाला ये दशक बिहार के आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। इसके लिए दशक है। बीते दशक में बिहार में हर घर में बिजली पहुंची। अब ये दशक बिहार को 2400 घंटे जगमगाने का है। अब आपको बताते हैं, एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीयू ने 115 सीटें लड़ी थी। बीजेपी ने 110 सीटें वीआईपी को दी, 11 हमको और 7 सीटें दी गई थी एनडीए ने। एनडीए ने चुनाव में लगभग 243 सीटों पर हिस्सा लिया, पर साझा रूप से लड़ा। चुनावी नतीजा कितनी सीट जीते ये आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने 74 सीटें जीती 110 में से। जेडीयू नीतीश कुमार ने 43 सीटें जीती। एनडीए यानी बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस वीआईपी प्लस हम कुल 125 सीटें हासिल की। अपने आप को बहुमत की रेखा से ऊपर रखा, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ और सिर्फ 110 सीटें आई थी। अब बात करेंगे 2025 की, 2025 विधानसभा इलेक्शंस की। बिहार के 2025 के चुनावी रण में मोदी है गेम चेंजर। अभी तक 6 छाप छोड़ चुकी है और जनता की सोच पर और अभी 3 पोकन प्लान बाकी है।
कुल 9 रैलियां, 200 प्लस सीटें, एनडीए की ताकत नए आयाम पर। पहली रैली सिवान में, दूसरी रोहतास में, तीसरी सारण में और अभी हाल ही में मोतिहारी की ग्रैंड सभा, जहां मोदी ने 7,200 करोड़ का तोहफा दिया, ऑपरेशन सिंदूर की बात छेड़ दी और विकास पैकेज की बारिश कर दी। बाकी 3 रैलियां होंगी हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में सितंबर में। तैयारी एनडीए की पूरी है। मशीनरी को सजाने के लिए यह युद्ध सिर्फ रैलियों का नहीं है, यह नंबर गेम का है। 9 रैलियां इक्वल टू 200 प्लस विधानसभा क्षेत्रों में असर, मजबूत एनडीए यानी स्पष्ट संदेश, विकास और लॉ एंड ऑर्डर का समर्थन जारी है। बिहार के 2025 के चुनावी रण में सिवान की रैली में महिला सुरक्षा और विकास पर फोकस दिया गया। रोहतास की रैली में युवाओं के रोजगार और कृषि सुधार की बात कही गई। सारण की रैली में जातीय गणित को साधने की रणनीति बनाई गई। भागलपुर सभा में सांस्कृतिक गौरव और शिक्षा पर जोर दिया गया। दरभंगा की रैली में मिथिला मॉडल का जिक्र किया गया। मोतिहारी ग्रैंड सभा में 7,200 करोड़ का पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी पर फोकस रखा। यानी रैलीज के जरिए इस चुनाव को एक तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अपने बनाम आरजेडी कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी शायद इस बात को और बीजेपी जानती है कि अब वो स्टिंग नहीं है, वो करिश्मेटिक लीडर नीतीश कुमार नहीं रह गए। आप केंद्र में उनसे समर्थन जरूर रह रहे हैं, लेकिन अगर आप नीतीश के आश्रित रहेंगे तो शायद नीतीश से तेजस्वी बहुत आगे निकल गए हैं। अब अगर नीतीश को जिताना है तो ये बागडोर शायद पीएम मोदी ने खुद संभाली है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का बिहार को अब तक का सौगात क्या है, क्या क्या केंद्र की स्कीम्स आई हैं, ये आपको बता रहे हैं। 7,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा है। शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को मुख्य बताया गया है। बिहार को नए एक्सप्रेस वेज की सौगात दी गई है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाएगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर से संकल्प लिया है, यह आज रैली में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। भ्रष्टाचारियों को वापस नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा 2025 का चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार का है। अब आज सुनाते हैं मोतिहारी में क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। आपने अब तक लालू प्रसाद यादव का वाई फैक्टर सुना होगा, लेकिन आज आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा फैक्टर है। आपको बताते हैं मोदी का WY समीकरण के बारे में। 2025 का चुनाव बिहार की जमीन और मोदी का नया मंत्र W और Y समीकरण। ये कोई सामान जोड़ी नहीं है, ये मोदी स्टाइल की माइक्रो पॉलिटिक्स है, जिसमें जाति नहीं, वर्ग और भावना काम करती है। क्या है WY समीकरण? W यानी विमेन और Y मतलब यूथ, युवा। मोदी जानते हैं कि बिहार की राजनीति को मंडल, यादव, मुसलमान समीकरण से जोड़ा जाता है, लेकिन अब नया वोट इंजन बन चुका है, महिला और युवा मतदाता का। महिला वोटर मोदी का सबसे वफादार वोट बैंक है। बिहार में महिला वोटर 52% तक पहुंच चुका है, यानी हर चुनावी सीट पर महिलाएं अब निर्णायक भूमिका में हैं। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना, महिला सुरक्षा, जनधन अकाउंट और अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्यक्रमों के जरिए सीधे भावनात्मक और आर्थिक कनेक्शन बनाया है। मोदी की रैलियों में महिलाओं की भागीदारी हमेशा दिखती है। ये सिर्फ भीड़ नहीं, वोट ट्रांसलेशन की गारंटी भी देती है। अब बात करेंगे युवा की, यानी यूथ की। एस्पिरेशनल इंडिया का चेहरा मोदी जानते हैं कि बिहार का हर दूसरा वोटर 18 से 35 की उम्र का है।
युवा बेरोजगारी से नाराज है, लेकिन वो आशा बनाम अराजकता के बीच चुनाव करते हैं। मोदी ने एम्स, मेडिकल कॉलेज, स्टार्टअप योजना, रेलवे कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यूथ की विजन पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश की है। युवाओं को नौकरियों की गारंटी न सही, लेकिन योजनाओं और अवसरों की उम्मीद दी है। WY समीकरण जाति धर्म की राजनीति का सीधे काट है। जहां विपक्ष महागठबंधन यानी कि MY यानी मुस्लिम यादव के पुराने फॉर्मूले पर टिका है, वही मोदी का फॉर्मूला WY यानी विक्ट्री है। महिला प्लस युवा, NDA की जीत। मोदी बार बार कहते हैं हम जाति की नहीं, आपकी पीढ़ी और आपकी बेटी की राजनीति कर रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं है, ये चुनाव एक नए वोटर को खोजने का है, जिसने ना कभी जाति पूछी, ना पार्टी का झंडा देखा। उसने सिर्फ इतना देखा कौन उसका सपना पूरा कर सकता है, और मोदी उसी वोटर के साथ खड़े हैं। W और Y के साथ मोदी का WY समीकरण है, महिला सशक्तिकरण प्लस युवाओं को उम्मीद। NDA की चुनावी जीत का ये एक नया फॉर्मूला है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी। की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान रहे जिससे जेडीयू को झटका पहुंचा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी जानती है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही NDA को जीत का रास्ता दिखा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले छोटा